हेलो ऑल, दिस इज आशीष कुमार और आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिस्कस करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसको कोर्ट की अवमानना या कोर्ट की मानहानि भी कहा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पावर है कोर्ट्स के पास। इससे पहले मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझाऊं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको इस पावर की ग्रेविटी समझ में आएगी। समझिए आप कि आप एक स्कूल में टीचर हैं और आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, लगभग 25 से 30 बच्चे हैं और थोड़े से शैतान बच्चे भी हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि आप क्लास में जाते हैं और आप एक बच्चे को बुलाते हैं, सोनू इधर आओ, पोयम सुनाओ। और सोनू आपके मुंह पे बोल देता है कि मैं नहीं सुनाता, कर ले जो करना है। अब आप क्या करेंगे, वो तो बच्चा ही है। फिर आप मोनू को बुलाते हो, मोनू कल तुम्हें होमवर्क दिया था, क्या तुम करके लाए हो? मोनू बदतमीज नहीं है, बट मोनू बड़े प्यार से बोलता है, सर कल मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कल करके दिखा दूंगा होमवर्क। कल आप फिर पूछते हैं, मोनू होमवर्क किया? तो मोनू कहता है, सर मुझे कल भी टाइम नहीं मिला, मैं परसों करके दिखा दूंगा। ऐसे कल परसों तरसों करते करते मोनू पूरा साल निकाल देता है। पूरा साल वो होमवर्क नहीं करता है। आप उसे जो भी काम देते हैं वो बदतमीजी नहीं करता है, मगर आपका कोई भी आदेश वो मानता भी नहीं है। उसके बाद एक दिन आप स्कूल आते हैं, बहुत नई चकाचक पैंट पहन के बैठते हैं अपनी कुर्सी पे, कुर्सी से थोड़ा खड़ा ही होते हैं कि क्लास का एक और बच्चा नोनू आपकी कुर्सी के ऊपर च्युइंगम लगा देता है। वो आपकी पैंट पे चिपक जाती है। ये देख के सारे बच्चे ताली बजाते हैं और एक दो बच्चे पीछे बैठ के सीटी भी मारते हैं। अब आप ये समझिए, वो क्लास जहां आपके हर आदेश को इग्नोर कर दिया जाता है, जहां बच्चे आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, कोई आपकी पैंट पे च्युइंगम तक लगा देता है, ऐसी क्लास में क्या आप अपने आप को टीचर की तरह स्थापित कर पाएंगे? क्या आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्या बच्चे आपको सीरियसली लेंगे? वो काम जिसके लिए आपको बुलाया गया है, शिक्षा देने का इंपॉर्टेंट काम, क्या आप उसे कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। रीजन सिंपल है, एक टीचर होने के नाते जो आपकी छवि थी बच्चों के अंदर, वो खराब कर दी गई है। खराब करी भी किसने है? कुछ शैतान बच्चों ने। आपकी अथॉरिटी क्लास में खत्म हो चुकी है। अब बच्चे आपको टीचर की तरह देखते ही नहीं है, और जब वो आपके टीचर की तरह नहीं देखेंगे तो आपकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, आपके पढ़ाई किसी पार्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही चीज हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी है। न्याय देना, शिक्षा देना, यह बहुत ही क्रिटिकल रोल है सोसाइटी के अंदर। समाज में न्याय देना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और यह काम हमारे कोर्ट्स कर रहे हैं। माना कि हमें अपने कोर्ट से 1000 शिकायतें हैं, कोर्ट्स में करप्शन भी है, यह बात सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है। कोर्ट में डिले भी होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बहुत ही आम बात है, और यह कोई फिल्मी बात या एग्जैजरेशन भी नहीं है। कोर्ट की वर्किंग में, न्यायपालिका की वर्किंग में 1000 तकलीफें हैं, 1000 गलतियां हैं, 1000 प्रॉब्लम है। मगर यह बात भी सच है कि भारत में अगर आज एक कमजोर आदमी, एक गरीब आदमी, पावरलेस आदमी, उसकी कोई आखिरी उम्मीद है भगवान के अलावा, तो वो कोर्ट है। इसलिए कोर्ट की वर्किंग इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, और कोर्ट की वर्किंग को एक ऐसी सुरक्षा कवच प्रदान करी जानी चाहिए जिसकी वजह से जज अपने काम को खुल के, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के कर सके, और उनकी अथॉरिटी भी बरकरार रहे। और इस सब के लिए कानून में अलग अलग प्रावधान है। उनमें से एक प्रोविजन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। मगर मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या यह पावर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, जिसके लिए कोर्ट आपको अपनी अवमानना के लिए पनिश कर सकता है, क्या यह पावर कोर्ट को संविधान ने दिए, या पार्लियामेंट के लॉ ने दिए, या कोर्ट ने खुद इसको लेकर रूल बनाए हैं? आंसर है तीनों। देखिए, अभी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर है, यह बहुत ज्यादा न्यूज में भी रही है कुछ दिनों से। रीजन, एक सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे कोर्ट की छवि खराब होती है। और उससे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धानकर ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है आर्टिकल 142 को लेकर, जिससे कोर्ट की छवि, कोर्ट की अथॉरिटी कहीं ना कहीं चैलेंज में आती है। और उन दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर करी गई है। आने वाले टाइम में देखते हैं कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आम नागरिक के लिए भी जरूरी है, और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूज में है, कंट्रोवर्सी में है, और पिछले कई साल से लगातार न्यूज में है। चाहे वो प्रशांत भूषण का केस हो, चाहे कुणाल कामरा का केस हो, चाहे पतंजलि का केस हो, जगदीप धानकर का केस हो, असीम त्रिवेदी का केस हो, और अब निशिकांत दुबे का केस हो। तो आज हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समझेंगे, इसके लीगल प्रोविजन को समझेंगे। देखिए, संविधान आर्टिकल 129 में लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब हम तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिस्कस कर रहे थे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहां से आ गया? याद रखिएगा कि जिस कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया जाएगा, उसके पास अपनी अवमानना के लिए, अपनी मानहानि के लिए, अपनी बेइज्जती के लिए, कह सकते हैं सिंपल भाषा में, अपनी बेइज्जती के लिए आपको पनिशमेंट देने की पावर होगी। और उस पावर को कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। तो जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसके पास कंटेम्प्ट के लिए आपको पनिशमेंट देने की पावर होगी। अब संविधान ने कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने की पावर सिर्फ दो कोर्ट्स को दी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप आर्टिकल 129 खोल के देखिए, आर्टिकल 129 वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और इसीलिए वो अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट भी दे सकता है। मगर हमें ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी समझना पड़ेगा। देखिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये है कि अगर किसी कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस कोर्ट के पास जितने भी रिकॉर्ड हैं, जितने भी एविडेंसेस उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, जितनी भी जजमेंट उन्होंने दी है, जितने भी ऑब्जर्वेशन उस कोर्ट ने रखी है, उस ऑब्जर्वेशन को, उस जजमेंट को, उन एविडेंसेस को बाकी कोर्ट्स में भी उन सिमिलर मैटर में न्याय देते टाइम हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि 4 साल के बच्चे की स्टेटमेंट को एक एविडेंस की तरह सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है किसी केस में कन्विक्शन करने के लिए। उसने अपने फादर को अपनी मदर का मर्डर करते हुए देखा। अब 4 साल के बच्चे की गवाही कोई खास इंपॉर्टेंस रखती नहीं, क्योंकि बच्चा कभी कभी कहानियां भी बना देता है। मगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम इस बच्चे की इस बात को, इस बयान को एविडेंस की तरह लेंगे और इसके जो फादर है हम उसको सजा भी देंगे इस बच्चे के बयान पे। अब अगर कोर्ट ये बात एक्सेप्ट कर ले कि 4 साल के बच्चे की बात को हम एविडेंस की तरह लेंगे, चाहे कानून में ऐसा प्रावधान ना भी हो, तो इसको रेफरेंस मानते हुए ऐसे बाकी के मुद्दों में भी बाकी सारे हाई कोर्ट या बाकी सारे कोर्ट इस तरह की अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। वो भी इस तरह की स्टेटमेंट को एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के एविडेंसेस, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बाकी सारे कोर्ट एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। यही प्रोविजन हाई कोर्ट्स को लेकर आर्टिकल 215 में दिया हुआ है। जैसे आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और वो अपनी कंटेम्प्ट के लिए, अपनी मानहानि के लिए, अपनी अवमानना के लिए आपको सजा दे सकता है। इसी तरीके से आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और वो भी अपनी अवमानना के लिए, अपनी मानहानि के लिए, अपनी कंटेम्प्ट के लिए आपको सजा दे सकते हैं। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट की पावर देता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट को यह पावर देता है। मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप सबऑर्डिनेट कोर्ट की अवमानना कर सकते हैं? क्या आप कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जिससे सबऑर्डिनेट कोर्ट की इमेज, छवि खराब होती है या उसकी न्याय प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं आप? आंसर है नहीं। सबऑर्डिनेट कोर्ट को अपनी कंटेम्प्ट के लिए खुद पनिशमेंट देने की पावर नहीं है, मगर वो अपने हाई कोर्ट के थ्रू आपको कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए भी आपको सजा दी जा सकती है, मगर वो सजा सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद नहीं देगा, वो हाई कोर्ट के थ्रू दिलवाएगा आपको। मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी अपनी कंटेम्प्ट के लिए डायरेक्ट आपको सजा दे सकते हैं। यहां एक बात समझने वाली है कि यही लॉजिक आपको विलेज लेवल कोर्ट पे नहीं लगाना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 साफ साफ कहता है कि ग्राम न्यायालय के केस में या कोई भी कोर्ट जो विलेज लेवल पे ऑपरेट करता है, उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर नहीं है। वो कोर्ट या कोई भी कोर्ट इन कोर्ट्स के लिए, ग्राम न्यायालय के लिए या विलेज लेवल कोर्ट्स के लिए किसी को कंटेम्प्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटा सा लीगल एंगल है। अब मैं आपको इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। देखिए सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 एक कानून है, एक लॉ है जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है। अब आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, आर्टिकल 129 और 215 सिर्फ ये बोल के छोड़ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, 129 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और वो आपको कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। आर्टिकल 215 ये बोल के छोड़ देते हैं कि हाई कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट आपको अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। बस इतना लिख के छोड़ दिया गया है। मगर कंटेम्प्ट क्या होता है, किस तरह की होती है, वो प्रोसीजर क्या फॉलो होगा, ये उसमें डिस्कस नहीं किया गया है। ये डिटेल दिया है पार्लियामेंट के लॉ में। लॉ का नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जिसे 2006 में अमेंड किया गया था। देखिए, अब आप अगर इस लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको इसका एक आइडिया दे दूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पहले तो कंटेम्प्ट को डिफाइन करता है कि भाई आपके किस काम से, किस एक्शन से, किस व्यवहार से हम ये मानेंगे कि आपने कोर्ट की उसकी जो छवि है उसे खराब किया है, या कोर्ट की अवमानना करी है, या कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971
दो तरह की कंटेम्प्ट आइडेंटिफाई करता है, दो तरह की मानहानि आइडेंटिफाई करता है, दो तरह की अवमानना आइडेंटिफाई करता है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। कुछ एक्शन आपके सिविल कंटेम्प्ट कहला सकते हैं और कुछ एक्शन क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहलाए जा सकते हैं। अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, 2014 में सुब्रत राय सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट का केस चलाया और वो था सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट। लास्ट ईयर पतंजलि और रामदेव जी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का केस चलाया और वो था क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दोनों में एक डिफरेंस है, ये समझना भी जरूरी है। बट एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते होंगे। कंटेम्प्ट सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों केसेस में कोर्ट आपको सजा दे सकता है, जिसमें जेल भी हो सकती है 6 महीने तक, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो जेल होगी, सिविल है तो नहीं होगी, दोनों में जेल हो सकती है। सुब्रत राय सहारा पे सिविल कंटेम्प्ट का केस था, मगर फिर भी उनको जेल हुई और अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके, आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 साल तक के लिए जेल में रखा था कंटेम्प्ट के लिए, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लिमिट से भी ज्यादा है। बट ये पॉसिबल है अंडर आर्टिकल 142, जो कोर्ट ने किया अभी। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में भी कोर्ट आपको जेल भेज सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या दोनों कर सकता है। मगर ये सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है क्या? देखिए, आपने कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग दी, जैसे सुब्रत राय सहारा ने एक अंडरटेकिंग दी थी कि मैंने अपने इन्वेस्टर से इतना पैसा लिया है और आने वाले इतने टाइम में मैं वो पैसा वापस करूंगा। मगर ऐसा करने में वो सक्षम नहीं थे, ऐसा वो नहीं कर पाए और बार बार सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन ले लेके भी उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने अपनी जो पूरी पेमेंट उन पर ड्यू थी वो नहीं की। इसके लिए उनके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट का केस चला। आपने कोर्ट को कुछ वादा किया और आप वो वादा पूरा नहीं कर पाए, या फिर कोर्ट ने आपको कुछ डायरेक्शन दी जिसे आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। मान लीजिए कि कोर्ट किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को डायरेक्शन देता है कि भाई फलाने फलाने आदमी को आप इतना कंपनसेशन दीजिए और उनके फेवर में आप ये कदम उठाइए। मान लीजिए पुलिस को देता है या एमसीडी को देता है या किसी भी और एजेंसी को देते हैं, मगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ऐसा कोई काम नहीं करती, ना तो वो कंपनसेशन देते हैं, ना ही जो भी कोर्ट ने उनको करने के लिए बोला है वो नहीं करते हैं। ये भी सिविल कंटेम्प्ट का केस है। तो अगर आप कोर्ट के डायरेक्शन को नहीं मानते हैं या कोर्ट को दी हुई अंडरटेकिंग को आप ऑनर नहीं करते हैं, कोर्ट से आपने एक वादा किया था जिसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये सिविल कंटेम्प्ट का केस है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट, वहां पे क्या होता है कि आपके किसी एक्शन से, आपकी किसी बात से या आपके किसी हरकत से कोर्ट की जो इमेज है, कोर्ट की जो छवि है, वो खराब होती है, वो धूमिल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अभी जैसे निशिकांत दुबे जी ने ये बात बोली कि भाई यहां पे भारत में जो गृह युद्ध हुए हैं उसके लिए सीजीआई जिम्मेवार है या कोर्ट जिम्मेवार है। तो इससे कहीं ना कहीं कोर्ट की जो इमेज है, आम आदमी अगर इस बात को सुने और वो इस बात को इंटरनलाइज कर ले, सच मान ले, तो आप सोचिए कि कोर्ट की इज्जत आम आदमी की नजर में क्या रह जाएगी। या फिर जस्टिस कर्णन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जस्टिस कर्णन हमारे देश के, जस्टिस सी कर्णन हमारे देश के इकलौते और पहले हाई कोर्ट के जज थे, सिटिंग हाई कोर्ट के जज थे। मतलब जब उनको ये सजा दी गई तो हाई कोर्ट के जज थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। वो पहले सिटिंग हाई कोर्ट जज थे जिन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जेल भेजा गया था 6 महीने के लिए। हाई कोर्ट जज होते हुए भी उन्हें 6 महीने की जेल की सजा हुई थी क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए। और क्यों हुई थी? जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, उनके अगेंस्ट करप्शन का एलिगेशन लगाया था और इस एलिगेशन के पीछे उन्होंने कोई फैक्ट्स, कोई सब्सटेंस, कोई प्रूफ नहीं दिया था। तो बिना प्रूफ के आप ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि कोर्ट की इमेज को खराब करती है। कोर्ट के इमेज के आसपास, कोर्ट की वर्किंग के आसपास आप एक स्कैंडल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस होता है। अगर आप न्याय प्रक्रिया में भी बाधा डाल रहे हैं, किसी भी तरीके से न्याय की पूर्ति को आप रोक रहे हैं, मतलब जस्टिस को डिलीवर करने से आप रोकते हैं, तो भी आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चल सकता है। मान लीजिए कि मैं किसी हाई कोर्ट का जज हूं और मैं अपने चैम्बर में जाना चाहता हूं और वहां के वकील मुझे रोक देते हैं, मुझे अपने चैम्बर में नहीं जाने देते, अपने कोर्ट में एंटर नहीं करने देते। मैं उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लगा सकता हूं, क्योंकि जज को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने का केस वो कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं, जस्टिस डिलीवरी में बाधा डाल रहे हैं। आप कोर्ट में खड़े होकर चिल्लाने लग जाते हैं, नारे लगाने लग जाते हैं, जज आपको शांत होने के लिए बोलता है, आप बात नहीं मानते, बार बार आप शोर मचाते हैं, बार बार आप नारे लगाते हैं। यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द डिलीवरी ऑफ जस्टिस। आप न्याय प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस लग सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971,
ये चीज लिखता है कि जब भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस होगा या सिविल कंटेम्प्ट का केस होगा, कंटेम्प्ट का केस उस एक्शन जिसके खिलाफ आपको कंटेम्प्ट का केस करना है, उस एक्शन से होने के बाद विद इन 1 ईयर आपको करना पड़ेगा। मतलब आज अगर मैंने कुछ किया जो कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट का कंटेम्प्ट है, तो आज से लेकर 1 साल के भीतर मेरे खिलाफ केस चलाया जा सकता है, 1 साल के बाद केस नहीं चला सकते। यहां पर एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कोई ऐसी हरकत करता हूं जिससे कोर्ट की इमेज खराब होती है, या मैं न्याय प्रक्रिया में बाधा डाल रहा हूं, या फिर मैं कोर्ट को अंडरटेकिंग देता हूं और उसे पूरी नहीं करता, एक वादा करता हूं मैं उसे पूरा नहीं करता, तो मेरे खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट का केस हो सकता है। सिविल क्या है, क्रिमिनल क्या है, इसके बीच में बहुत फाइन लाइन नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। वही मुद्दा जैसे बाबा रामदेव के केस में अगर आप देखते हैं तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चला था, मगर काफी लोग कह सकते हैं कि ये सिविल कंटेम्प्ट का केस होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स अखबार में नहीं देंगे, हम गलत बातें नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे योगा करने से, हमारी दवाइयां लेने से, हमारे पतंजलि के सामान से कैंसर और HIV ठीक हो जाता है, इस तरह के दावे हम नहीं करेंगे। ये अंडरटेकिंग देने के बाद भी उन्होंने दोबारा से इस तरह की एडवर्टीजमेंट किया और कोर्ट को दी हुई अंडरटेकिंग तोड़ दी, कोर्ट को दिया वादा तोड़ दिया। अब मैंने बताया था आपको कि कोर्ट को दिया वादा अगर आप तोड़ते हैं तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है, मगर इस केस के अंदर रामदेव जी के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट चला था। क्यों? क्योंकि कोर्ट कहता है कि यहां पर रामदेव जी अपनी अंडरटेकिंग को इंप्लीमेंट करने में विफल नहीं हुए। सुब्रतो राय सहारा को बोला कि आप अपनी पेमेंट करो, बट वो उस स्थिति में नहीं थे कि पैसे दे पाए। मगर यहां पर रामदेव जी ने अपनी अंडरटेकिंग को तोड़ा नहीं है, उसके वो अगेंस्ट भी गए हैं। और कोर्ट कहता है कि इन्होंने जो काम किया ये कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज है, डायरेक्ट चैलेंज है। जब हमने मना किया था कि आपको इस तरह की एडवर्टाइजिंग नहीं करनी है, दोबारा से ऐसा करके आपने हमारी अथॉरिटी को सीधा सीधा चैलेंज किया, इससे हमारी इमेज खराब हुई है और आपने जस्टिस की डिलीवरी में भी बाधा डाली है, और ये समाज के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके लिए उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चलाया गया था। दोस्तों, शुरू में मैंने आपको बताया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितनी जरूरी पावर है। इसके बिना आप कोर्ट को सीरियसली नहीं लेंगे, इसके बिना कोर्ट की बात को कोई सुनेगा नहीं, उसका पालन नहीं करेगा। कोर्ट के आदेशों का पालन अगर नहीं होगा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। वहां भी कोर्ट्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। तो कोर्ट्स को सीरियसली लिया जाए, उसके ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए कंटेम्प्ट की पावर भी दी गई है। मगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर का हिंदुस्तान में कई बार मिसयूज भी किया गया है, ऐसा भी देखा गया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर काफी कंट्रोवर्शियल भी रही है। इस पावर को हमने यूके से बोरो किया, मतलब ये कॉन्सेप्ट यूके के कोर्ट्स के पास था, वही कॉन्सेप्ट हम इंडिया में लेके आए हैं। मगर इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा लिबरली होता है कंपेयर टू ब्रिटेन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक एडवोकेट के खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा चालू कर दिया था, क्योंकि उन एडवोकेट ने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एक टाइपिंग एरर कर दी थी। वो टाइपिंग एरर थी जिसको इग्नोर भी किया जा सकता था, मगर उसके लिए कोर्ट ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चालू किया, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी और ये केस वहां पर बंद होता है। असीम त्रिवेदी एक कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने एक ऐसा कार्टून बनाया जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चालू किया। उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कार्टून बनाए हैं जिससे हमारी जो इमेज है, हमारी जो छवि है, वो आम जनता के बीच में खराब होती है। कुणाल कामरा के केस में भी यही हुआ। अब इन सारी चीजों को लेकर यह बोला जाता है कि कोर्ट जब कंटेम्प्ट की पावर यूज करती है तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन भी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। अब कोर्ट को आपने पावर दे दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट देने के लिए। अब मैंने एक आम बात बोल दी कि भाई न्याय प्रक्रिया बहुत स्लो है और ऐसा नहीं है कि जजेस करप्ट नहीं है, जजेस भी करप्ट हो सकते हैं, सारे नहीं मगर कुछ हो सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ ये बोलने के लिए मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो जाए तो कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी, मगर ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन दिखता है। इसे आम जनता अपने मन की बात जो पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं है वो भी नहीं बोल सकती। मगर मैं कोई ऐसी बात बोलूं जिसके पीछे कोई प्रूफ ही नहीं है, जैसे मैंने एलिगेशन लगा दिया कि भाई सीजीआई करप्ट है, ये इनएफिशिएंट है, या वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, मगर ये बोलने के पीछे मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, ये गलत है। यहां कंटेम्प्ट का केस लगता है, समझ में आता है। अब पॉइंट ये है कि कंटेम्प्ट का केस कब लगेगा कब नहीं लगेगा,
कौन सा केस सिविल कंटेम्प्ट है, कौन सा क्रिमिनल है, किसमें कितनी सजा दी जाए, इसके लिए कोई बहुत डिटेल प्रोविजन नहीं है। प्रशांत भूषण के केस में प्रशांत भूषण जी ने कुछ ऐसा बोला, उन्होंने बोला कि पिछले 4 सीजीआई के टर्म में 2020 में उन्होंने ये बात बोली थी कि पिछले 4 सीजीआई के टर्म में इंडियन डेमोक्रेसी बहुत वीक हुई है। अब ये बोलने के लिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चालू हुआ। कोर्ट ने बोला माफी मांगो, उन्होंने बोला मैं माफी नहीं मांगता, तो कोर्ट ने 1 रुपए का फाइन लगा के उनको छोड़ दिया। कुणाल कामरा के केस में भी यही हुआ। अपने जोक्स के लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चला, कोर्ट ने बोला माफी मांगो, उन्होंने कहा नहीं मांगता, केस डिसमिस, केस खत्म कर दिया गया। मगर क्या यह जरूरी है कि हर बार कोर्ट बोले कि माफी मांगो और सामने वाला बंदा बोले कि मैं माफी नहीं मांगता, तो क्या वो केस खत्म हो जाएगा? नहीं। यहां पे ये देखा गया है कि देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर। कहीं तो कोर्ट छोटे से मामले पे कंटेम्प्ट का केस चला देता है, कहीं बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं कोर्ट के अगेंस्ट, कंटेम्प्ट का केस नहीं होता, कहीं पे सिर्फ माफी मांग के छोड़ दिया जाता है, कहीं पे माफी मांगने से मना कर देने पर भी फर्दर कोई एक्शन नहीं होता है। तो इनकंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ कंटेम्प्ट पावर इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रोवाइडेड अगर इसका मिसयूज हो तो। तीसरी बात, ऐसा कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। अभी मान लीजिए निशिकांत दुबे जी हैं, उन्होंने बोला कि भाई ज्यादातर जो गृह युद्ध हुए इंडिया में वो इनकी वजह से हुए हैं, कोर्ट की वजह से हुए हैं, जज की वजह से हुए हैं। अब ये बोलने के लिए अगर उनके खिलाफ केस चलता है और उन्हें सजा दे दी जाती है मगर उनकी बात सुनी नहीं जाती, उनका पक्ष सुना नहीं जाता, ये है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्यों? अगर मेरी बात सुने बिना मेरे को सजा दी जाए तो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट ने जिसके खिलाफ केस चालू किया है उसको अपनी बात रखने का, अपने आप को डिफेंड करने का पूरा मौका नहीं दिया। इसलिए 2006 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया इस लॉ में, द एक्ट ऑफ 1971 वाज अमेंडेड एंड दे सेड दैट इन फ्यूचर इफ द कोर्ट punishes somebody for contempt, he or she will have enough chance to defend herself or himself। जिसके खिलाफ आप कंटेम्प्ट का केस चला रहे हैं उनको अपने आप को डिफेंड करने का, अपनी बात को एक्सप्लेन करने का मौका देना है, तभी उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप तभी सजा देंगे जब आपको लगता है कि इनकी इस हरकत से, इनके इस एक्शन से न्याय प्रक्रिया में एक्चुअली में एक बाधा डलती है। यू कैनॉट जस्ट इमेजिन। यहां पर एक बहुत बहुत जरूरी चीज है जो दोबारा से न्यूज में थी, वो थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा किसी को कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दिलाने के लिए। देखिए, कोर्ट अपने आप भी संज्ञान ले सकता है। मान लीजिए मीडिया में कोई रिपोर्ट आती है या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं या टीवी में कोई न्यूज आती है और कोर्ट को लगता है कि इस आदमी ने कोई ऐसा काम किया है जो कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट की इमेज को खराब कर रहा है, तो कोर्ट सू मोटो खुद अपने आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चला सकता है, सिविल हो या क्रिमिनल हो। सू मोटो द कोर्ट कैन स्टार्ट अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट द पर्सन, सू मोटो। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल, याद रखिएगा अगर कंटेम्प्ट का केस सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है तो यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का रोल होता है, और अगर वो कंटेम्प्ट का केस हाई कोर्ट के अगेंस्ट है तो यहां पर एडवोकेट जनरल का रोल इन्वॉल्व है। ये डिफरेंस समझना जरूरी है। हम हर बात में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में है और हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में एडवोकेट जनरल, जो स्टेट लेवल पे होते हैं, एडवोकेट जनरल का रोल आता है। अब देखिए, पहला मैंने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद बिना किसी के कंप्लेंट फाइल करे भी एक केस चला सकते हैं कंटेम्प्ट का किसी के खिलाफ। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि सर इस आदमी का ये एक्शन आपका कंटेम्प्ट है, आप केस चलाइए, तो वो केस चल सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि मैं एक आम आदमी हूं और मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का केस चलवाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए निशिकांत दुबे ने कुछ बोला या जगदीप धानकर जी ने कुछ बोला और मुझे लगता है कि इनकी जो बात है कोर्ट की छवि के अगेंस्ट है या उनकी इमेज को खराब कर रही है अननेसेसरीली, उसकी अथॉरिटी को कम कर रही है, तो और मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चले, तो मैं इस केस में अगर कंटेम्प्ट फाइल करता हूं तो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो केस है एक थर्ड पार्टी ने फाइल किया, गवर्नमेंट ने फाइल नहीं किया,
कोर्ट ने फाइल नहीं किया है, एक थर्ड पार्टी ने फाइल किया है और ये है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मुझे केस फाइल करना है तो मुझे यहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए। परमिशन आए या ना आए तो भी सुप्रीम कोर्ट केस चला सकता है। जैसे अभी निशिकांत दुबे जी के केस में जो कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करी गई है, अटॉर्नी जनरल अभी तक कोई जवाब नहीं दिया उस पिटीशन पे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस पिटीशन को आगे बढ़ा दिया और वो केस चालू कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सू मोटो खुद भी कंटेम्प्ट का केस चला सकते हैं किसी के खिलाफ, क्रिमिनल हो या सिविल हो। दूसरी बात, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में केस को इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं, सर आपका कंटेम्प्ट हुआ है, आप केस चलाइए इस पर्टिकुलर बंदे के खिलाफ। या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, एक आम नागरिक भी किसी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का केस चलवा सकता है, मगर ऐसी बहुत सारी पिटीशन कोर्ट में ना आ जाए, इसके लिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगा दिया गया है कि इस तरह की एप्लीकेशन को कोर्ट तब लेगा जब अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में या हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के केस में एडवोकेट जनरल उस पिटीशन को अप्रूव करते हैं कि हाँ जी, ये जो आदमी कह रहा है कि कंटेम्प्ट का केस चलाओ इस किसी तीसरे आदमी के अगेंस्ट, ये पिटीशन सही है, आप चालू कीजिए केस को, ये कंटेम्प्ट का केस बनता है। किसी भी केस में कोर्ट मजबूर नहीं है। मान लीजिए अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि भाई कंटेम्प्ट का केस चलाइए, कोर्ट मजबूर नहीं है उस केस को चलाने के लिए, मगर कोर्ट को लगता है कि हाँ कुछ केस हुआ है कंटेम्प्ट का, तो कोर्ट उस पर कोई संज्ञान ले सकता है और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको फॉलो करके पनिशमेंट दे सकता है या छोड़ भी सकता है। ऐसे केसेस पहले भी हुए हैं जहां अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बोला है कि सर आपका कंटेम्प्ट हुआ है, प्लीज एक्शन लीजिए, बट कोर्ट ने बाद में उस केस को डिसमिस कर दिया है, उसको उतना सीरियस नहीं माना है। तो आई होप आज के इस सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, कुछ प्रीवियस केसेस जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज में था, आर्टिकल 129, आर्टिकल 215, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसमें कंटेम्प्ट को डिफाइन किया है सिविल क्रिमिनल में, और 2006 में उसमें अमेंडमेंट लाया गया ताकि उसका मिसयूज रोका जा सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूरी क्यों है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ कंट्रोवर्सीज क्या है, अभी हाल ही में कौन से केसेस हुए थे, ये सारा डिस्कशन मैंने किया। होपफुली आपको इससे कुछ फायदा मिलेगा, और अगर आपको इससे कुछ भी फायदा मिले तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो लेके आए जहां पर आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें, प्लीज सजेस्ट कीजिए, विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू वेल, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।